गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो आज की वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने लगी है, क्योंकि आज वीडियो इंडिया की एक महान शख्सियत के बारे में है वीडियो। तो वीडियो का जो सीधा मैं पहले टाइटल बताऊंगा वो है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी, संघ, संन्यास एंड टेम्पल 1968 टू 88, मतलब 1968 टू 1988। मतलब आज मोदी जी की लाइफ देखेंगे, मतलब जब संघ में थे, वो संन्यास में थे और टेम्पल्स में जब थे। हाँ। तो ये उस टाइम की अनटोल्ड स्टोरी है, टाइटल से जितना हमें समझ आ रहा है। तो जल्दी से देखते हैं वीडियो, उसके बाद पता लगेगा हुआ क्या था। हाँ भाई, हाँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है और इस तरह की वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम खुद देखने जा रहा हूँ कि कैसी लाइफ थी उनकी। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मोदी के जीवन का एक दौर ऐसा था जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, यहाँ तक कि उनके कट्टर समर्थकों को भी नहीं पता। ये दौर है 1968 से मतलब कट्टर समर्थक मतलब जो उनके साथी काफी टफ लाइफ गुजारी होगी उस टाइम। हाँ, ये वो वोटर थे संन्यास टाइम। तीस साल पुरानी है ये तस्वीर। 30 साल पुरानी। साल 1984। अहमदाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर धोलका में तब के आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज लोग नरेंद्र मोदी को जिस लुक में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग, बेहद साधारण वेशभूषा में नजर आ रहे हैं मोदी। दाढ़ी वगैरह थी नहीं। हाँ, दरअसल देवरस उस वक्त धोलका में सरस्वती विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे और मोदी इस इलाके में संघ के प्रचारक थे। प्रचारक थे सर। उस समय कन्हू भाई जोशी जो अहमदाबाद जिले के संघ की दृष्टि से कार्यवाह थे, लंबे समय तक दोनों साथ साथ रहे। कन्हू भाई, आपसे जानना चाहता हूँ, जब धोलका में आते थे नरेंद्र मोदी, यहाँ रहा करते थे, किस तरह की गतिविधियाँ थी मोदी की? वो दिन भर में आते थे। उनका पहले कार्यक्रम दोपहर को आते थे, तो कार्यकर्ता के वहाँ भोजन का कार्यक्रम रहता था और शाम को शाखा रहती थी, और शाखा के बाद भोजन करके कार्यकर्ता के वहाँ रात्रि को बैठक रहती थी संघ की, और बैठक में अलग अलग कई विषयों पर चर्चा होती थी। बाद में वो अपने जो कपड़े होते थे वो स्वयं सेल्फ सर्विस करते थे, धोते थे और सुखा देते थे, और दूसरे दिन सुबह में वही कपड़े पहन के चल देते थे। क्या बात है यार, खुद करके तो मतलब उसी को पहन के सुबह निकल जाते थे। यही कोई सी जगह है? धोलका के इस सत्संग भवन के पिछले हिस्से में है शंकर का मंदिर। ये मंदिर है शंकर का मंदिर। शंकर इसी सत्संग भवन के 2 कमरों में चला करता था आरएसएस का दफ्तर। मतलब दफ्तर चलता था इस जगह पे। ऐसे में गांधीनगर विभाग के प्रचारक के नाते महीने में 3-4 दिनों के लिए धोलका आते जाते थे मोदी, और इस छोटे से कमरे में रहते थे जिसकी छत टिन की थी। क्या बात है यार, मतलब इतनी नॉर्मल लाइफ। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की आज के तारीख में सबसे प्रमुख दावेदार है नरेंद्र मोदी, लेकिन आज से करीब 3.5 दशक पहले यह वो कुर्सी हुआ करती थी जिस पर कि बैठकर अपना काम करते थे नरेंद्र मोदी जब बतौर प्रचारक आते थे। दरअसल यही वो कमरा है जिसमें कि नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर रहा करते थे जब वो धोलका आते थे। कमरे की अगर साइज को देखें, 12 फीट लंबाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो मुश्किल से 6 फीट और ऊंचाई भी 7 फीट से कम, यानी कि हालात ऐसे कि अगर इस कमरे में 3 से 4 लोग सोए हुए हों और नरेंद्र मोदी की जो ऊंचाई है उसमें उनको अपनी पैर तक मोड़ना पड़ता था। और इस तरीके से, चूंकि उस समय बिजली भी इतनी पुख्ता नहीं थी, जो कि जिस आज बिजली की बात पूरे देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात को, उस समय बिजली भी कटती थी। तो गर्मी के दिनों में कई बार यहाँ पर इसी कमरे की छत पर चले जाया करते थे नरेंद्र मोदी सोने के लिए। छत पे चले जाया करते थे। धोलका में ऐसे कई लोग हैं जो मोदी के उन दिनों को बखूबी याद करते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं रसिक भाई राठौर, जो काफी कम उम्र में ही संघ के साथ जुड़ गए थे और मोदी के धोलका में रहने के दौरान उनके आसपास रहते थे। गर्मी के दिनों में वो अपने ये छत पर हम साथ में ऊपर जो साल होती है और एक ओढ़ने की थी और एक चद्दर थी वो बिछाने की थी और एक तकिया उसी का था।
उधर हमारे यहाँ छत पर ऊपर चढ़ के ऊपर सोते थे साथ में। कपड़ा जो वो उनके साथ रखते थे वो एक सदरा और एक लहंगा, और साथ में एक जो थैला रखते थे, थैले के अंदर एक जोड़ी कपड़ा रखते थे, एक रुमाल नहाने धोने के लिए अपने को चाहिए वही रुमाल थे, वो रुमाल रखते थे। और जो उसका खाने का था वही टाइम पे भी ऐसा सिंपल खाने का था। जब भी जो कहीं कार्यकर्ताओं के घर खाना खाने को जाना है या मेरे घर पे खाना खाने का है तो हम पहले पूछ लिया करते थे कि क्या आप क्या खाओगे, तो नरेंद्र भाई ऐसे स्वाभाविक रूप से ऐसे बता देते कि जो भी वो ऐसा चलेगा। उसी टाइम पे वो सादा भोजन है वो ज़्यादा पसंद करते थे, खिचड़ी से, साग है, बाजरे की रोटी है, रोटा है और दूध छाछ है, ऐसे ज़्यादा पसंद करते थे। वो पिक्चर। अब ये तस्वीर देखिए, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर तब की है जब वो धोलका में रहकर आरएसएस का प्रचार कर रहे थे। कैसा भाई टाइम था। दरअसल मोदी 1970 में आरएसएस के प्रचारक बने जब उनकी उम्र महज 20 साल की थी। 20 साल के थे। मोदी की शादी 1968 में तब हुई थी जब वो 18 साल के भी नहीं हुए थे। मोदी ने घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के बाद से ही वो घर से निकल पड़े। अगले 2 सालों में वो कभी बेलूर मठ गए तो कभी हिमालय में। हिमालय के अपने प्रवास के दौरान मोदी केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में भी रहे। इस दौरान की बातें मोदी ने कभी विस्तार से तो नहीं बताई, लेकिन बेलूर मठ और हिमालय जाने की बात उन्होंने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में भी स्वीकार की। बेलूर मठ से आपका लगाव है, मैंने सुना है कि आप बेलूर मठ गए थे साधु बनने के लिए, तो क्या वो हिस्सा आपकी ज़िंदगी का बताएंगे हमें? वैसे अभी भी कुछ मेरे साथी स्वामी जी जो हैं अभी भी है वहाँ, वो भी बताएंगे आपको। स्वामी आत्मस्थानंद जी है। अब तो नाम भी बता रहे हैं। अब तो आयु भी बहुत हो गई, अभी मैं उनके पास गया था, गए थे अभी लंबे अरसे तक उनके पास में रहा था। अच्छा। उनके एक गुरु बंधु थे, उनके पास में मैं काफी रहा था। यार वो एक अलग दुनिया है, इसको कहाँ खोलेंगे। आजकल मिस करते हैं उस दुनिया को। मेरा बहुत ही उन सबसे बड़ा लगाव है, सबसे लगाव है मेरा, लेकिन अब जो कर नहीं पाता हूँ तो याद करता हूँ तो पीड़ा हो जाती है, तो मैं इसी काम में लगा रहता हूँ। संघ के प्रचारक के तौर पर मोदी का हिमालय और मंदिरों से रिश्ता बना रहा। मोदी 1972-73 में खेड़ा जिले के मुख्यालय नाडियाड के संत राम मंदिर में रहे और संघ का दायरा छात्रों के बीच बढ़ाने का काम किया। संत राम मंदिर से जुड़े लोग आज भी मोदी के उस दौर को याद करते हैं कि किस तरह एक छोटे से कमरे में रहकर मोदी प्रचारक का काम करते थे। प्रचारक के नाते वो उनका जीवन जैसे संघ की पद्धति के अनुसार प्रचारक का जीवन होना चाहिए, वही प्रकार का रहा, उत्कृष्ट जीवन रहा। संघ के प्रचारक का यही ध्येय रहता था, जो निश्चय करे, जो कार्यक्रम हाथ में ले, उनको किस तरह सफल बनावे, यही उनका एक कार्यक्रम के बारे में इतना चिंतन, छोटी छोटी बातों पर भी पूरा ध्यान किस तरह रखना और ये कार्यक्रम कैसे सफल है, यही उनकी सफलता का रहस्य है। इसी तरह की निशानियां अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भी हैं। मोदी यहां भी प्रचारक की भूमिका में रहे। 70 के दशक के आखिरी कुछ वर्षों से लेकर 80 के दशक के शुरुआती सालों में मोदी का यहां भी रहना हुआ। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की मालिकी वाले ये 2 कमरे हैं जो कभी विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय हुआ करते थे। इन्हीं 2 कमरों में लंबे समय तक वीएसपी का कार्यालय चला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते इन्हीं 2 कमरों में से एक कोने में नरेंद्र मोदी लंबे समय तक रहे। करीब 4 साल तक बतौर प्रचारक यहीं रहकर मोदी ने काम किया। आज किसी को यकीन भी नहीं हो सकता कि जो शख्स देश में पीएम पद का आज सबसे बड़ा दावेदार है, उसका एक बड़ा वक्त इस कमरे के अंदर गुजरा होगा। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के साथ मोदी का संबंध इतना गहरा रहा कि जब उन्होंने 2001 के अक्टूबर महीने में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो तत्काल मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर के दर्शन कि नरेंद्र मोदी जी जिस समय यहाँ जगदीश मंदिर के इस प्रांगण में रहते थे, मतलब उन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था और पूरे दिन तो नहीं, लेकिन शाम के समय जब मंदिर में सत्संग की सभा भरती थी
तो उसमें अपने मित्रों के साथ में नरेंद्र मोदी खास उपस्थित होते थे। मैंने जो उन दिनों उनसे सीखा और जो मार्क किया, वो अनुशासन प्रिय पहले से ही थे, हमेशा उद्यमी और लगनशील काम की बातें किया करते थे, विकास की बातें करते थे। नॉलेज तो उनको बहुत था, बहुत नॉलेज पहले था। वो जब भी उनके वक्तव्य, हम लोग उनका वक्तव्य शुरू होता था तो पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता था। वो इतनी अच्छी बातें करते थे कि लोग है ना दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट कर ही नहीं पाते थे, उनको ही सुनते थे। क्या बात है। गुजरात के कई मंदिरों में रहकर संघ का काम करने वाले मोदी ने 1988 में एक बार फिर से हिमालय की राह पकड़ी। दरअसल 1987 में ही मोदी संघ से बीजेपी में आए थे, वो भी तत्काल आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस के निर्देश पर। अच्छा, उनके ऑर्डर पे। इस बात का जिक्र एमवी कामत ने मोदी पर लिखी अपनी किताब में भी किया है। मोदी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, तब इस यात्रा की शुरुआत हुई ही थी। इस यात्रा के दौरान की मोदी की कुछ तस्वीरें उनकी मनोस्थिति को बयान करती है। किसी तस्वीर में मोदी सन्यासी जैसी वेशभूषा में नजर आते हैं, तो कहीं कुछ सिपाहियों के बीच हाथ में बंदूक थामे। दरअसल मोदी ने कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया है कि वो सेना में जाना चाहते थे और इसके लिए जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिला भी चाह रहे थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान हाथ में राइफल थामकर एक सिपाही की अनुभूति हासिल करते दिखाई देते हैं मोदी इस फोटो में। इसके बाद का दौर मोदी के लिए सियासत की तेज गतिविधियों वाला रहा। गुजरात इकाई के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी 1988 में थामने वाले मोदी आज पीएम पद के बीजेपी के उम्मीदवार बन चुके हैं, लेकिन संघ, संन्यास और मंदिरों का वो दौर मोदी और उनको जानने वालों के लिए आज भी खास है। इसी के साथ गाइस हुई ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब ये वीडियो देखो तो मतलब एक बंदा हैरान हो जाता है कि मतलब एक छोटी सी पार्टी, छोटी से कमरों में रहकर, टेम्पल्स में रहकर, संघ बने, हिमालय में रहकर मतलब यात्रा में जाकर इतनी मेहनत करके, मतलब एक प्रचारक होकर एक स्कूल में मतलब आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन पैसा नहीं था उस एकेडमी में के दाखिल हो सके, बिल्कुल वो भी नहीं कर सके। मतलब कितनी जगहों पर जगन्नाथ मंदिर में रहकर 4 साल रहकर उधर जो है ना ऐसा टाइम देख कर छोटे छोटे कमरों में छोटी सी जगह पे मीटिंग कर जहाँ पर 3 बंदे भी नहीं आराम से बैठ सकते, वहां से निकलकर आज एक बंदा पीएम बना है। इसको कहते हैं सक्सेस। अपनी मेहनत और लोगों के लिए प्यार, ये चीज लेकर आती है। इसको कुछ लोग मतलब गलत जो कहते हैं कि चाय वाला, कुछ लोग कहते हैं चाय वाला। बिल्कुल, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पर एक चाय वाला भी पीएम बन सकता है। तो बिल्कुल इसको अचीवमेंट बोला जाए या इसको एक बुरी बात बोला जाए। सक्सेस लोग जो होंगे वो बोलेंगे कि ये चाय वाले मतलब क्यों बना। मतलब लेकिन खाली अमीर ही बन सकता है, गरीब नहीं बन सकता। लोगों की लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, किस तरीके से कितनी कठिनाई इनकी जिंदगी में आए हैं, किस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी है, साधारण जिंदगी गुजारी है। आज वो इस मुकाम पर हैं कि दुनिया इनको जानती है। दुनिया मतलब पूरी दुनिया, मतलब खाली इंडिया भी नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं। पावरफुल। तो आप खुद भाई देख लो। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि आप अगर कहो ना कि इंडियन अवाम भगवान के बाद किसको पूछते हैं, तो मैं तो हमेशा हर दफा यही बात करता हूँ। तभी लोग इंडियन बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्यों बोलते हैं? इसी वजह से क्योंकि मतलब एक ऐसा टाइम लेकर एक इंडिया की मतलब इंडिया को भी बहुत ज्यादा तरक्की की राह पे लेकर गए। बिल्कुल। ये कोविड मनहूस ना आता तो सीरियसली और भी बहुत ज्यादा आगे जाता, बहुत कोविड आ गया उसके बाद। लेकिन उसके बाद भी तुम देखो, उसके बाद 2014 के बाद देखो कितना चेंज आ चुका इंडिया में, कितना आगे चला गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, कोविड की वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और बहुत जल्द से निकल जाएंगे। और यार मतलब इतना एक टफ लाइफ देखकर यहाँ पर आना, ये मतलब एक इम्पॉसिबल काम लगता है, लेकिन पॉसिबल किया है इन्होंने। सो गाइस बहुत ही एक ऑसम किस्म की स्टोरी थी, सच बोलने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लोगों को इस चीज से लेनी चाहिए। बिल्कुल। सो गाइस आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।